हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज मैं आपको राहुल का जो एग्जाम एक्सप्रेस है इसके दूसरे सेट के बहुविकल्पी कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो। 20 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम इन 20 नंबर को सीखेंगे, करेंगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इसका पहला पार्ट मैंने आपका सॉल्व कर दिया है। सेकंड पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ ज़रा आपके सामने। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ लिखा हुआ है कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उस चीज़ को ज़रा हम यहाँ पर समझेंगे। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन है 18,25। ठीक, 18,25 लिखा है। तो यहाँ पर 18 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 9 जा 18 होता है, फिर 3 3 जा 9 होता है, और फिर 3 1 जा 3। और 25 के अगर हम फैक्टर करते हैं 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यानी दोनों के फैक्टर करने पर कोई भी नंबर अगर कॉमन नहीं मिलता है तो को प्राइम नंबर इनको कहते हैं। इनके पेयर को को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए आप, 7 3 या 21 होता है, 31 तिया 93 होता है, 5 तिया 15 होता है। यानी तीन नंबर एक कॉमन आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं में कॉमन ना हो उसे हम सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहते हैं। यानी इसका जो ऑप्शन है वो ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। अब देखिए भैया, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग पूछ रहे हैं। तो घातों का योग, तो जरा क्वेश्चन को देख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 144 लिखा है। 144 के जरा फैक्टर कर लो। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 5 6 7 8। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन आ रहा है 5 6 7 8। ठीक है, तो 144 के पहले फैक्टर करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ये फैक्टर आए। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। अब देखिए भैया, 1 2 3 4, 2 पे घात 4 आ रहा है और 3 पे घात 2 आ रहा है। तो घातों का योगफल कितना हो रहा है, 4 धन 2 यानी 6 हो रहा है। और 6 ऑप्शन जो है बी वाले में आपको दिखाई दे रहा है इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी इसका बी वाला आंसर बिल्कुल सही है, 6। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, एम के किस मान के लिए जो समीकरण युग में x माइनस 2y/3 x-2y/3, ठीक है, ये लिखा हुआ है x-2y/3। और दूसरा समीकरण है 3x + my = 1। क्या लिखा है, का एक अद्वितीय हल होगा। अब देखो भैया, अद्वितीय हल के लिए किस तरीके से क्वेश्चन को करना है वो देखते हैं। अब यहाँ पे पहले अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है अद्वितीय हल के लिए। 3x - my - 1 = 0। ठीक है, अब सबसे पहले इनकी दो रेखाओं से कंपेयरिंग करेंगे। दो रेखाओं से कंपेयरिंग अगर करते हैं तो क्या हो जाती है कंडीशन, देखो जरा। दो रेखाओं से कंपेयरिंग करेंगे तो a1x + b1y
प्लस C1 इजुकल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इजुकल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों से अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो A1 इजुकल टू 1, B1 इजुकल टू -2 और C1 इजुकल टू -3। दूसरा है, इसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे, A2 इजुकल टू 3, B2 इजुकल टू -m और C2 इजुकल टू -1। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है m के किस समीकरण युग्म के लिए का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए m का पहले तो मान बताना पड़ेगा इनको, है ना। m का ये मान भी पूछ रहे हैं, m के किस मान के लिए, सबसे आगे इन्होंने यही बात लिखी है, m के किस मान के लिए। तो A1 अपॉन A2 इजुकल टू B1 अपॉन B2 इजुकल टू C1 अपॉन C2। यहाँ वैल्यू लिखेंगे 1/3 -2 अपॉन -m इजुकल टू -3 अपॉन -1। अब यहाँ से एक दो पद ले लो, चाहे आप ये ले लो दो, चाहे आप ये दो ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने 1/3 -2 अपॉन -m लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, m इजुकल टू 6 आ रहा है पॉजिटिव, m यहाँ आ जाएगा और 3 2 जा 6 यहाँ हो जाएगा। तो इसमें m की वैल्यू 6 आ रही है। देखो ये m की वैल्यू 6, यहाँ देखो 6 नहीं दिया है लेकिन इन्होंने ये लिखा है m इज नॉट इक्वल -6, यानी m का मान -6 नहीं है। जब -6 नहीं है तो +6 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y अक्ष पर एक बिंदु y अक्ष पर एक बिंदु जो a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है। तो भैया समदूरस्थ की कहानी क्या होती है, इसको जरा समझो। समदूरस्थ क्या होता है, समदूरस्थ होता है आपका, देखो समदूरस्थ आपका क्या होता है, इसको जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम और दूरस्थ। समदूरस्थ होता है समान दूरी। ठीक है, समान दूरी, सम माने होता है बराबर और बराबर होता है समान, और दूरस्थ माने होता है दूरी। ठीक है, समान दूरी। अब किसके बीच में समान दूरी, ये चीज बताने वाली है। यहाँ पर जरा कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो समदूरस्थ आपका होता है, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट 6,5 है और बी के कोऑर्डिनेट आपके -4,3 है, से समदूरस्थ है। तो x1 इजुकल टू 6, y1 इजुकल टू 5, x2 इजुकल टू समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ में x2 नहीं लेंगे, एक मिनट, यहाँ पर ये इसको ए कोऑर्डिनेट, इसको ए पॉइंट मान ले रहे, इसको बी पॉइंट मान ले रहे। इसके कोऑर्डिनेट है 6,5, इसके कोऑर्डिनेट है -4,3। यहाँ पर एक बिंदु ले रहे क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, ये x1 y1 हो गया। यहाँ पर आप क्यू लिखो, क्यू x, y। ठीक है, तो x, y। अब x2 की वैल्यू हो जाएगी x और y2 की वैल्यू हो जाएगी y। अब q यहाँ पर भी लिखेंगे, x, y है ये q के कोऑर्डिनेट। तो x1 बराबर x हो जाएगा, y1 बराबर y हो जाएगा। और b के कोऑर्डिनेट हैं -4,3, तो x2 आपका -4 हो जाएगा, y2 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में तो आ रही है ना। ठीक, कमेंट ज़रूर करना जैसा भी आपको वीडियो लगे। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक, ए क्यू के, ए क्यू यानी समदूरस्थ है, तो ए क्यू इजुगल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू। ठीक है, यानी ए क्यू के बीच की दूरी बराबर बी क्यू के बीच की दूरी। तो दोनों को होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट हट जाएगा बीच की दूरी के फॉर्मूले से। तो यहाँ लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर भी यही बात लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अंडर रूट में लगा दे रहा हूँ और यहाँ पर ऊपर आपका होल स्क्वायर चढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अंडर रूट से आपका होल स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ये आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 को x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और x2 की वैल्यू आपकी -4 और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर को ओपन करते हैं अगर, देखो एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 36 लिखा है और -12x, इसको करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये हो जाएगा 16, ये 16x स्क्वायर, और देखिए दोनों के पास माइनस है, ठीक है, दोनों के पास माइनस है तो 4 दूनी 8x हो जाएगा ये, ठीक है। और ये आपका सॉरी ये प्लस का होगा क्योंकि दोनों के पास माइनस है, 3 × 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब यहाँ देख लो क्या क्या कट सकता है उसे आप काट दो, एक्स स्क्वायर से आप एक्स स्क्वायर काट सकते हो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट सकते हो, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं कट सकती। चलो अब सब एक तरफ इकट्ठे कर लो, ठीक है, -16 माइनस 8x माइनस 9 प्लस 6y इजुगल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, 12 और 8 कितने हो गए, 12 और 8 हो गए आपके 20 माइनस के, है ना, और 10 और 8 कितने हो गए, माइनस के 18y, ठीक है, और आपका 12 और 8 20 हो गए, और ये आपके 10 और 8 18 हो गए। अब कांस्टेंट नंबर देख लो, 36 और 25, ठीक है, और -9 और 16, तो भैया 25 से ये 16 और 9 काट दिए मैंने, अब आपके रह गए 36 इजुगल टू 0। यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस ये कॉमन लिया, 20x प्लस 18y माइनस 36 इजुगल टू 0, ठीक है, ये आपकी पोजीशन बनी। अब यहाँ एक बात है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है बाई अक्ष पर एक बिंदु है जो समदूरस्थ है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। देखो भाई ये क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, बाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु A6,5 और B-4,3 से समदूरस्थ है, इनके निर्देशांक होंगे। तो हमने ये समीकरण निकाल लिया, ठीक है। अब बाई अक्ष पर है, ये समदूरस्थ का समीकरण आ गया, ये समीकरण बन गया। अब बाई अक्ष पर होता है तो x 0 होता है, तो x 0 करेंगे तो 18y माइनस 36 इजुगल टू 0, 18y इजुगल टू 36, बाई इजुगल टू 36 अपॉन 18 आ रहा है। थोड़ा सा जरा देख लें, एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 x और y माइनस 5, ठीक है, -4 माइनस एक्स 3 माइनस वाई, बिल्कुल सही हमारा है, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 10y, 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर 8x, 9 प्लस वाई स्क्वायर 3 दूनी 6y, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दिया, और 36 ये आ गया, -12x ये आ गया, -10y ये आ गया,
ये 16 कैसे कट गया? अच्छा, 16 और 9 25 हो गए, 25 माइनस के और 25 प्लस के, ये काट दिया। ठीक है, 12 और 8 20x हो गए, 10 और 10 में से 6 घटाओ भैया, 10 में से 6, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बाई आएंगे। ठीक है, ठीक है, 10 में से 6 घटाया, 4 बाई आ गया। ठीक है, और 10 माइनस के और 6 प्लस के हैं, तो ये माइनस के होंगे। अब वो सही है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस के हो गए। ठीक भैया, 4 बाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 4 बाई आ गया, इसको आप सही कर लेना। 4 4 नेम 36 होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बाई अक्ष पर 0,9। यही इसका ऑप्शन आ रहा है। मैं ये पहले सोच रहा था कि मेरा तो 2 आ रहा है, यहाँ पे तो 2 का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ये वाला इसका आंसर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ मैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको ज़रा देखेंगे, उसके बाद करेंगे। यहाँ लिखा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 और के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। तो भैया अनेक हल की कंडीशन क्या है? अनेक हल की कंडीशन देखिए, अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल में a1/a2 होता है, b1/b2 होता है। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 अद्वितीय हल में होता है। ठीक है, अच्छा, a1/a2 इज नॉट a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। इसमें रेखाएं समांतर होती हैं और इसमें कोई हल नहीं होता। तीसरी कंडीशन होती है जब रेखाएं संपाती होती हैं, तो उसमें होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस समीकरण के अनेक हल होंगे। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए यहाँ पर और स्पष्ट कर दूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, इस समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, और यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरी कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, इस समीकरण के अनेक हल होते हैं और यह एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, यानी समपाती होते हैं। तीसरी कंडीशन है a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल c1c2, ये इस समीकरण का कोई हल नहीं होता, यह समांतर रेखाओं को निरूपित करती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अनेक हल होते हैं। तो चलिए अनेक हल होने के लिए इसको फॉर्मूले को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस के वाई इजुगल टू 1 लिखा है और के एक्स प्लस वाई इजुगल टू के स्क्वायर लिखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ज़रा। तो ये हो गया x प्लस के वाई माइनस 1 इजुगल टू 0, के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इजुगल टू 0। इसकी हम तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजुगल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजुगल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे। तो a1 की वैल्यू 1 आएगी, b1 की वैल्यू k है, c1 की वैल्यू -1 है। इधर a2 की वैल्यू k है, b2 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू माइनस a2 की वैल्यू k है, b2 की वैल्यू a है, b2 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू माइनस के स्क्वायर है। अब समांतर हल हैं तो अनेक हल हैं, तो इस समीकरण जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये कंडीशन होगी। अब यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे 1/k इजुगल टू -1/k स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकाल रहे हैं? ये k की वैल्यू को निकाल रहे हैं। देखो ज़रा, ये k की वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक, अब हमारा कोई मान आ रहा है +1 या -1 में, उसको ज़रा देख लेते हैं। ये तो दोनों सिमिलर हैं, 1/k इजुगल टू -1/k स्क्वायर।
तो के स्क्वायर इजुगल टू माइनस के स्क्वायर प्लस के इजुगल टू 0। देखिए ये पोजीशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर के स्क्वायर प्लस के इजुगल टू 0, के कॉमन लिया, के प्लस 1 इजुगल टू 0, एक 0 आ रहा है और एक प्लस 1, यानी के इजुगल टू -1 ये आ रहा है। तो भैया -1 इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, एक मिनट। एक्स प्लस के वाई बराबर 1, के एक्स प्लस वाई इजुगल टू के स्क्वायर, ये दो समीकरण हैं। ए बराबर 1 हो जाएगा, बी वन बराबर के और सी वन बराबर -1, ए2 बराबर के, बी2 बराबर 1 और सी2 बराबर माइनस के स्क्वायर, ए1 अपॉन ए2 1 अपॉन के, फिर बी1 अपॉन बी2 के अपॉन 1। ओहो, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, के अपॉन 1 आएगा यहाँ पर, सही है। और फिर है C1 अपॉन C2 -1 अपॉन के स्क्वायर। तो आप कोई सा दो ले लीजिए, इसको सही कर लो आप, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। देखो जरा, यहाँ पर 1 अपॉन के और के अपॉन 1 ले लो आप, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ऐसा करो, ये उठाओ आप, के अपॉन 1 इजुगल टू -1 अपॉन के स्क्वायर। तो चलिए पहले इधर करते हैं, 1 अपॉन के इजुगल टू के अपॉन 1, 1 अपॉन के अपॉन 1 इजुगल टू -1 अपॉन के स्क्वायर, ये पोजीशन है, ठीक है। तो ये आ रहा है, अगर हम इसको उठाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो के स्क्वायर इजुगल टू 1, के बराबर ±1 आ रहा है इससे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको उठाते हैं तो भैया ये तो के क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो एक मान इसका बना रहा है, दो मान आ रहे हैं +-1। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर दे रहा है, ये यहाँ पर एक +1 दे रहा है, एक -1 दे रहा है, एक +-1 दे रहा है, एक 5 दे रहा है। तो भैया मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है +-1 आना चाहिए, +-1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आंसर ये दे रहे हैं वो आंसर इसका 1 दे रहे हैं प्लस का, ठीक है। जबकि यहाँ पे इसका बी ऑप्शन भी मेरा सही है, पांचवे का बी आंसर है, यहाँ पर ए आंसर इसको दे रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि a1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 1/7, तो x का मान बताओ। ये ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। अब अच्छा सवाल है, कई बार ये पूछा भी गया है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 1/7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2 हो जाएगा, तो 7 + 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 7 और 2 9 हो गए, x बराबर ±3, ये आ गया, ठीक है। छठवां को, अब सातवां है, व्यास AB के वृत्त के केंद्र, एक वृत्त है। देखिए अच्छा सवाल है, निर्देशांक ज्यामिति से लिया है। व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है, तो A का निर्देशांक ज्ञात करो। तो भैया पहले एक वृत्त बनाएंगे, है ना। एक वृत्त बना दिया हमने ये, अब इसका एक व्यास बना लिया।
अब इसमें लिखा है कि व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है, 2, -3 है। बिंदु बी के कोऑर्डिनेट 1, 4 हैं। ए के कोऑर्डिनेट बताओ। तो ए के कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे, माना ए के कोऑर्डिनेट, ए के निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक x, y है। ठीक है, ए के निर्देशांक क्या है, x, y। अब यहाँ देखो जरा, ए के कोऑर्डिनेट x, y, बी के कोऑर्डिनेट 1, 4 और ये है सेंटर पॉइंट इसका। तो ओ के कोऑर्डिनेट है 2, -3। अब हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं? ए के कोऑर्डिनेट निकलने के लिए इसको मान लो x1 x है, y1 y है, ये x2 है, ये y2 है, और ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x बराबर x1 + x2 बट्टे 2। तो यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे x + 1 और कैपिटल X की वैल्यू है 2 और बट्टे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 दूनी 4, x + 1, 4 में से 1 घटाया, ठीक है, 4 में से 1 घटाया तो ये आ गया 3। ऐसे ही यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, y1 + y2 बट्टे 2। अब y1 की वैल्यू y है, ये 4 है, ये 2 है, ये -3 है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 4, -6 -4, 6 में से 4 घटाया, ओ सॉरी 6 और 4 इकट्ठा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। y की वैल्यू -10 हो गई और x की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, x बराबर 3 और y बराबर 10, यानी बिंदु ए के कोऑर्डिनेट ये आ रहे हैं 3, -10, ये आ रही है। ए के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 3, -10, ये आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगले क्वेश्चन में लिखा है 3x² -12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान बताओ। तो देखो भैया k का मान कैसे, देखिए 3 कंडीशन होती है जब मूल बराबर होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं और मूल काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, मैं 8वें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। 3x² लिखा है, -12x लिखा है, प्लस k लिखा है बराबर 0। इसकी हम तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, ax² + bx + c = 0। a बराबर 3 है, b बराबर -12 है और c बराबर k है। यहाँ पर मूल बराबर हैं। मूल बराबर की कंडीशन क्या है कि b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू -12 का होल स्क्वायर, 4 × 3 × k = 0। 12 का वर्ग होता है 144 और 4 तिया 12 k। ठीक है, 144, 12 k को इधर आए। ठीक है, अब 144 बट्टे 12, ये k से डिवाइड किया तो 12 आया, यानी k का मान आ गया 12। ऑप्शन देखो इसमें 12 आ रहा है। ठीक है, ये लिखा है 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा, 12 होगा। ये लिखा हुआ है k बराबर 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप यानी माप जो है आवश्यक रूप से समान ना हो तो कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं, मैं एक एग्जाम्पल पहले आपको देता हूँ। आपके हाथ में एक 10 रुपए का नोट है जो अभी अभी नया चलन में आया है, और एक और 10 रुपए का नोट है। ठीक है, दोनों नोट 10 रुपए के ही हैं तो उनकी आकृति समान है। पहली बात, अगर इसमें क्या लिखा है, आकार समान ना हो,
ठीक है। अब जैसे सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है, एक घरों में मौजूद है जो ताजमहल है, जो शोकेस में बंद है वह ताजमहल, और एक जमुना किनारे स्थित आगरा में स्थित है वह ताजमहल। तो उसकी माप समान नहीं है, लेकिन वह देखने में आकृति बस समान दिखता है। तो जब समान दिखता है तो ऐसी आकृतियों को क्या बोलते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं। अगला समीकरण है समीकरण युग्म x माइनस वाई प्लस थ्री इजुगल टू जीरो, टू एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इजुगल टू जीरो का हल होगा। तो ये दो समीकरण दे रखे हैं, फिर से इन्होंने द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, बहुत 9 वाले का आंसर हो जाएगा समरूप आकृति। 10 वाले का क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई प्लस तीन इजुगल टू जीरो और टू एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इजुगल टू जीरो। यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना कैसे करेंगे? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजुगल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजुगल टू जीरो से। तो ए वन की वैल्यू वन हो जाएगी, बी वन की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी और सी वन की वैल्यू थ्री हो जाएगी। ए टू की वैल्यू टू हो जाएगी, बी टू की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी और सी टू की वैल्यू आपकी सिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखा है? का हल होगा। पूछ रहे हैं अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो भैया सबसे पहले आप ऐसे लिखो, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू। यहाँ लिखेंगे वन अपॉन टू, फिर लिखेंगे माइनस वन अपॉन माइनस टू और फिर लिखेंगे थ्री अपॉन सिक्स। ठीक है, तो ये आपका देखो, एक बट्टे दो माइनस माइनस प्लस, थ्री बन जा थ्री और थ्री टू जा सिक्स। तो आप देखो, ये तीनों कंडीशन जब बराबर होती हैं तो समीकरण के अनेक हल होते हैं। और रेखा कैसी होती है? संपाती होती है और संगत युग्म इसके संगत होते हैं। तो ये अनेक हल हैं। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10 मेरे सॉल्व हो चुके हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है यदि द्विघात समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के इजुगल टू जीरो के मूल समान हैं तो के का मान क्या है? ठीक है, यदि द्विघात समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के इजुगल टू जीरो के मूल समान हैं तो के का मान है। तो के का मान भैया क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के इजुगल टू जीरो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें के मान निकालने हैं। के का मान, एम का मान, सी का मान, ये बहुत बार आता है। तो यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजुगल टू जीरो से। ए बराबर तीन, बी बराबर माइनस छः और सी बराबर के। तो क्या लिखा है? मूल इनके समान है। तो के का मान बताओ। तो भैया के का मान के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जीरो लिख लिया मैंने पहले। ठीक है, वैसे फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, लेकिन यहाँ पर मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है बी स्क्वायर में फोर ए सी, के का मान फाइंड करना है। तो के का मान फाइंड करने के लिए ये जीरो माइनस फोर इंटू ए इंटू के, तो ये हो गया आपका 36, ये हो गया 12, ये हो गया जीरो। तो 12 के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, निगेटिव का पॉजिटिव हो गया और ये 36 हो गया, 36 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर के की वैल्यू हो गई 36 अपॉन 12, 12 थ्री जा 36, के की वैल्यू आपकी आ गई 3। इसमें ऑप्शन 3 है, इसको देख लो ज़रा। यहाँ पर लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के इजुगल टू जीरो के मूल समान है। तो ये आंसर आपका आ रहा है 3। ठीक है, अब देखिए आगे आगे लिखा है पाँच के दो क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है, तब संख्याएं क्या होगी?
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। लिखा है 5 के दो क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल कितना है? 300 है। मतलब ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 300 है। अब देखो इसमें दोनों संख्याओं का अगर गुणा करें, यहाँ 25 या 75 होते यानी 750 हो जाएगा। यहाँ आपका 105 हो जाएगा। यहाँ आपका 300 हो रहा है, यहाँ आपका 150 हो रहा है, यानी ये राइट आंसर है। ठीक है, यहीं पे ये इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 12वें में 15,20 यानी 15 गुणा 20 आप करके देखोगे तो 300 आपको आंसर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 8/15 लिखते हैं तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? देखिए त्रिकोणमिति से क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है आपका, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर बिल्कुल अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, यहाँ लिखा है टेन थीटा इजुकल टू लिखते हैं 8/15। टेन थीटा इजुकल टू 8/15 लिखते हैं। तो 8/15 लिखते हैं। कोसेक थीटा का मान आपसे मांगते हैं। तो भैया सबसे सरल सी बात मैं बताऊंगा, लंब बट्टे आधार होता है आपका टेन थीटा। मैं एक राइट ट्रायंगल खींच रहा हूँ, एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, इसका आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका हो जाएगा, लंब आपका 8 हो जाएगा, आधार आपका 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8×8 = 64, 15×15 होते हैं 225। तो ये आपका हो गया 5×4 = 9, 6×2 = 8, 289। तो के बराबर √289। ठीक है, तो 289 होता है 17 का स्क्वायर रूट। ठीक, तो कर्ण आपका आ गया 17। अब यहाँ पे कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण आपका 17 है, लंब आपका 8 है। तो ये आपका आंसर आ गया। मैं इसके आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन देखो, 17/8 इसका आंसर राइट आंसर है। यहाँ पे 8/17 भी लिखा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 17/8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखते हैं? लिखते हैं 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो cos 3 थीटा हो जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये कह रहे भैया थीटा का मान बताओ। लिखते हैं थीटा का मान बताओ। क्वेश्चन आप भी देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का मान बताना है। थीटा का मान 10 है, 20 है, 15 है, 25 है। चलिए अब यहाँ देखो जरा, मैंने यहाँ लिखा है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 मान होता काय का है? पहले तो ये देखो, cos 60 का होता है। का होता है? cos 60 का होता है 1/2 मान। तो मैंने cos से cos को काट दिया है। 3 थीटा इज इक्वल टू 60 आ रहा है। थीटा इज इक्वल टू 60/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी थीटा का मान 20 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर देखो आंसर 20 है कि नहीं है, देख लीजिए यहाँ। देखिए यहाँ पर आंसर 20 आ रहा है। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर पद होगा। लिखा है A8 - A5 इज इक्वल टू 9। फिर इन्होंने लिखा है उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होगा। A8 - A5 इज इक्वल टू 9 लिखा है, फिर माइनस लिखा है। तो भैया सार्व अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए
अब ऐसा करते हैं, श्रेणी का nवां पद होता है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n की वैल्यू लिखो 8, रख दो यहाँ पर a 8, a प्लस 8 में से a घटाएंगे 7, और a 5 भी ऐसे ही लिखेंगे, तो 8 था तो 7 आया। ठीक है, तो भैया अगर 5 लेंगे तो कितना आएगा, 4, यहाँ लिख दे रहे। ठीक है, a प्लस 7d माइनस लिखा a प्लस 4d इजुअल टू 9। ठीक है, अब देखो a प्लस 7d माइनस a माइनस 4d इजुअल टू 9। ए से ये कैंसिल किया, 7d में से 4d निकाले तो 3d आ गए, ये 9। तो सार अंतर आ रहा है 9/3, 3 3 या 9, डी का मान आया 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 15 सॉल्व हो गया। लिखा है डी कितना आ रहा है, देखो जरा, उस समांतर श्रेणी का सारवंतर पद होगा, यानी ये आ रहा है 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है 325 का प्रधान कारक है, यानी 325 के आप गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, 325 के आप गुणनखंड करिए तो गुणनखंड हो जाएंगे, 3 से जाएगा नहीं, आपका 5 से ही देना पड़ेगा। 5 छींग 30 और 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 13 एकम 13। तो भैया गुणनखंड यहाँ तो भैया बन नहीं रहा जुगाड़। 5 छींग 30, 5 25, 5 एकम 5 तिया 15। 325 का प्रधान कारक है 325 का प्रधान कारक, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। एक मिनट, इसका ऑप्शन दे रहे हैं 4 गुणा 9 गुणा 9। ये कैसे दे रहे हैं, 9 नेम 81 हो गया, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324 दे रहे हैं। अच्छा, 2 दूनी 4। देखिए, आप भी देखिए जरा, यहाँ पर 325 का प्रधान कारक, इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं, 9 नेम 81, 81 चौक 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 निम्मा 108, और 108 का 3 में करो, 108 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 8 24, 3 एकम 3, इसका भी 324 हो रहा है। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 निम्मा 108, इसका भी 324 हो रहा है। और 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324, नंबर तीनों के 324 ही हैं। लेकिन ये वाला इन्होंने बताया है कि ये प्रधान कारक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर देखिए जो फैक्टर है वो फैक्टर होके नहीं 4 लिखे हैं, और यहाँ देखिए पेयर बनना है 3 3 का, तो इन्होंने 3 3 का 9 कर दिया, 3 तिया 9 कर दिया, 2 दूनी 4। ये वाला आंसर इसका दे रहे हैं, 325 का प्रधान कारक है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का क्वेश्चन है ये। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो यहाँ लिखा है माध्य, बहुलक, मध्यिका, मानक विचलन। तो भैया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य है, बहुलक है और मध्यिका है, लेकिन मानक विचलन नहीं है। ठीक है, मानक विचलन माप नहीं है, सिर्फ एक इकाई है जो उसको मान के चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन को हम ए से प्रेजेंट करते थे समांतर माध्य जब निकालते थे। अब अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब देखो जरा, समांतर माध्य का क्वेश्चन है ये। अब 1 से लेकर 9 तक की, तो 1 2
3 डॉट डॉट 9 तक है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सभी पदों का योगफल। समांतर माध्य को x बार से प्रेजेंट करते हैं। सभी पदों का योगफल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है। और टोटल कितना है? सभी संख्याएं, सभी पदों की संख्या, टोटल संख्याएं कितनी है? 9। तो इनको जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 5 15 6 21 28, 28 और 8 हो गए आपके 36 और 9 45, और 45 में भाग लगाएंगे 9 का, 9 पंजे 45, ठीक है। समांतर माध्य ये आपका आ गया 5। देखिए आंसर इसमें 5 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता बंटन की मध्यिका 16 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ओ सॉरी 16 17 ये 18वां था, ये 19 है। यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका, ये क्वेश्चन पिछले वाले सेट पेपर में भी था, माध्य आपका 15 है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, बहुलक क्या होगा? तो फॉर्मूला लगता है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला है। तो इसमें लिखेंगे 3 इंटू मध्यिका है 16, 2 गुणा 15, 16 तिया होते 48, 15 दूनी 30, आंसर आ रहा है 18। देखो इसमें आंसर 18 बन रहा है, बनना है 16 15 18 17, इसका आंसर आ रहा है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। वीडियो अगर जरा भी समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना, और कहाँ से वीडियो आप देख रहे हो ये ज़रूर बताना, ठीक है। किस किस जिले से आप बात कर रहे हो मेरे से। यहाँ लिखा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका होगी। अब देखो भैया, क्वेश्चन नंबर है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या की मध्यिका पूछ रहे हैं ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका। तो n बराबर 10 है, जो संख्या कैसी है? सम है, ठीक है। तो मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इजिकल टू n/2 पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे 2, ठीक। यहाँ लिखेंगे 10/2वां पद प्लस 10/2वां पद बट्टे 2, तो ये हो गया 5वां पद प्लस 6वां पद, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये भी 2 पंजे 10 हो गया, 5 और 1 6वां पद बट्टे 2। तो भैया 5 की जगह 5 आएगा, 6 की जगह 6 आएगा, तो 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 11/2, और 11 के आधे होते 5.5, यानी 2 5 जा 5 5.5। इसका देखिए लास्ट आंसर है 5.5, ठीक है। 5 5.2 5.4 5.1, यानी डी आंसर इस राइट आंसर, ठीक है। इसका डी आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट डे मिलेगी आपको। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।